का सुमित की अर्बन कंजम्पशन स्टोरी में अपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स को सबसे आगे रखा है। सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सुमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक इसी थीम पे थोड़ा सा बात और करते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान है, हमारे साथ रितु अरोड़ा जी हैं, CIO कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस की। रितु जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। रितु जी, अभी आपने मेरे सहयोगी सुमित जिस अर्बन कंजम्पशन स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे कि इस बार शायद रूरल कंजम्पशन थीम उसको बाजार ने नकार दिया है और जो आंकड़े अर्बन कंजम्पशन के आ रहे हैं वो वाकई सराहनीय है और आई थिंक विचार योग्य भी है कि हाँ, इस कंजम्पशन स्टोरी पे आपको थोड़ा सा बिलीव करना चाहिए। आप इसको कितनी इंपॉर्टेंस देंगे और क्या इसे एक निवेश की या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की थीम मानती हैं आप? धन्यवाद शो पर बुलाने के लिए। अगर हम देखें पिछले एक साल में तो जो ब्रॉडर मार्केट है, निफ्टी सेंसेक्स से करीब 8% गिरे हैं। एक कंजम्पशन ही ऐसा सेक्टर है जिसने पॉजिटिव रिटर्न दिया एज ए सेक्टर, अगर होली देखें, और पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम देखें रूरल कंजम्पशन एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है और मुझे एक्चुअली चिंता होती है जो आंकड़े मैं देख रही हूँ कि रूरल कंजम्पशन काफी हद तक इम्पैक्टेड है। मुझे आशा है कि जो रोड प्रोजेक्ट्स सरकार अनाउंस कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कर रही है, उससे ग्रास रूट पर एक्शन होगी, काफी स्ट्रांग मनी मल्टीप्लायर होता है। क्योंकि हमारा देश सिर्फ अर्बन कंजम्पशन के बिना पे ग्रोथ नहीं दिखा पाएगा। तो कुछ राहत जरूर है अर्बन कंजम्पशन नंबर्स में सुधार देखकर, लेकिन ये चिंता भी है कि रूरल कंजम्पशन जब तक रिवाइव नहीं होता है, जीडीपी में सुधार नहीं आएगा, ओवरऑल कंपनीज की बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ नहीं आएगी। जी ऋतु जी, जिस तरह से आपने कहा कि बीते एक साल में जो इंडेक्स के रिटर्न्स है वो नेगेटिव जोन में रहे हैं, तो मैं परफॉर्मेंस मार्केट की यहाँ से कैसे रह सकती हूँ उस पर भी एक कमेंट आपका लेना चाहती हूँ। नियर टर्म में यानी नेक्स्ट मंथ ही फेड का इवेंट है, उसके अलावा विंटर सेशन है जहां पर बहुत होप्स हाई नहीं है बिल के पास, जो पेंडिंग बिल्स हैं उनको लेकर। तो ऐसे में जो वॉलेटिलिटी है वो शायद मार्केट से बनी रहेगी, ऐसा ज्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। लेकिन आप की अप्रोच, पहली चीज तो मार्केट को लेकर क्या, दूसरी बात निवेशकों को क्या सलाह देंगे? अगर कोई इन्वेस्टर 7800 के लेवल पर मार्केट्स में एंट्री लेना चाहता है तो अभी एंट्री ले सकते हैं, या फिर फेड इवेंट जैसे जो इवेंट्स है, अपकमिंग इवेंट्स, उनको निकल जाने दो, उसके बाद मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए? ये बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन काफी जटिल और मुश्किल भी है, क्योंकि मार्केट एक रेंज बाउंड रहा है, रेंज बाउंड शायद बना रहेगा अगले कुछ महीनों के लिए। और इसका कारण ये है कि कॉर्पोरेट नतीजों में या फिर ग्रोथ में अभी तक किसी तरह का सुधार नहीं है। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ सेक्टर्स और कंपनी में गिरावट आई है। मुझे नहीं लगता कि निवेशकों को 7800 का लेवल देखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक इस मार्केट को देखना बहुत जरूरी है और काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहा। कुछ स्टॉक्स काफी महंगे हैं तो कुछ रीजनेबल वैल्यूएशंस पर भी उपलब्ध हैं। तो एक मार्केट या सेक्टर पर नजरिया ना बनाकर स्टॉक पर नजरिया बनाना चाहिए। एक बॉटम अप मार्केट पिकिंग वाला माहौल है ये, और यहाँ से रिटर्न्स बनते रहेंगे। यूएस फेड का जो है वो चिंता हर क्वार्टर करीब मीटिंग करीब आते हुए बन जाती है। मुझे लगता है कुछ हद तक मार्केट्स एक रेट इंक्रीज को अब दोबारा से डिस्काउंट करने लगे हैं, और कुछ इम्पैक्ट आ सकता है, पर बहुत शार्प करेक्शन मुझे नहीं दिखता। और इस अनसर्टेनिटी के माहौल में और जरूरी है कि आप अर्निंग्स पे ध्यान दें, कि जिन कंपनीज में अर्निंग विजिबिलिटी अभी भी बरकरार है, चाहे थोड़े से महंगे हो, उनमें निवेश करें। ओके मैम, आपने जो आंसर दिया अभी उसमें आपने जो 2-3 वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, मैं उसको लेकर उनको ड्रॉ करते हुए एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे। आपने बात करी अर्निंग विजिबिलिटी की और आपने एक यूएस मार्केट्स और यूएस इकोनॉमी का जिक्र भी किया। अब यूएस इकोनॉमी और वहां से आने वाले कारोबार से अगर आप सीधे जोड़ के देखें तो आईटी का ख्याल हमारे जहन में आता है। मैम, इस बार हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे Q2 में इनके नंबर्स को लेकर। Q1 में नंबर्स अच्छे थे, कुछ कंपनियों ने अलर्ट्स भी दिए थे, अर्निंग अलर्ट्स। इस बार जो रिजल्ट्स दिए उन्होंने एक तो सेकंड हाफ को लेकर वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। कहीं उन्होंने डॉलर गाइडेंस घटा दी है, कहीं उन्होंने मार्जिन पिक्चर्स के बहुत म्यूटेड रहने की, अगर आप देखें, पॉसिबिलिटी जताई है। सडनली जो है मार्केट जो है बहुत बेरिश नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नॉन इंटरेस्टेड है लार्ज कैप आईटी में। क्या वजह है इसकी और क्या आप लार्ज कैप आईटी में इन लेवल्स पे निवेश के बारे में सोचेंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आईटी के लिए जो अच्छी खबर यह है कि यूएस में अब रिकवरी काफी स्थिर होती दिख रही है, जो कि एक पॉजिटिव है। जो नेगेटिव है कि काफी हाई नेगोशिएशंस रहे हैं, मार्जिन्स पे प्रेशर रहे हैं, काफी डिस्काउंट पास ऑन हुआ है।
जो एक आईटी के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है वो ये कि जबकि दूसरी करेंसीज काफी डेप्रिशिएट हुई हैं, रुपी काफी स्थिर रहा है, स्ट्रॉन्ग करेंसी है, बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है पिछले एक साल की। इसमें क्रॉस करेंसी इंपैक्ट जो है वो नेगेटिव प्रेशर बनाए रखेगा आईटी स्टॉक्स पर। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है जैसे कि हम सब जानते हैं। दूसरी चीज जो बदल गई है कि वो है प्रोडक्ट मिक्स। जो रुझान है अब ग्लोबल बिजनेस मिक्स का वो काफी कुछ क्लाउड और डिजिटल की तरफ जा रहा है, जहां हमारी कंपनीज की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ नहीं है। तो जो ये मिक्स चेंज हो रहा है इसके लिए हमारी बड़ी कंपनीज रीओरिएंट कर रही हैं अपने बिजनेस मॉडल, पर उसमें कुछ समय लगेगा। इसीलिए आईटी सेक्टर में अर्निंग विजिबिलिटी है, पर साथ ही साथ प्रेशर्स भी बने हुए हैं। तो ये मेरे लिए फिलहाल एक न्यूट्रल सेक्टर है, बट विद इन द सेक्टर मुझे लार्ज कैप्स ही पसंद है। जी ऋतु जी, ऑटो सेक्टर में आपको अर्निंग विजिबिलिटी कैसी नजर आ रही है? क्योंकि Q2 के नंबर्स अगर आप देखें ज्यादातर कंपनीज के, तो लोअर कमोडिटी प्राइसेस का बेनिफिट मिला है जिसकी वजह से प्रॉफिट्स इंप्रूव हुए हैं, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी कंसर्न बना हुआ है। हालांकि जिन भी कॉर्पोरेट से बातचीत हुई Q2 अर्निंग्स के दौरान वो काफी आश्वस्त हैं, वो मानते हैं कि यहाँ से डिमांड रिवाइवल की उनकी होप्स जो है वो काफी हाई हैं। लेकिन आपकी सोच क्या है पूरे ऑटो पैक पर? पूरे ऑटो पैक में मुझे सबसे ज्यादा जो सब सेक्टर पसंद है वो है पैसेंजर कार्स का, फोर व्हीलर्स का। और टू व्हीलर्स में या कमर्शियल व्हीकल्स में, फार्म व्हीकल्स में मुझे लगता है अभी भी प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि ये रूरल इकोनॉमी से ज्यादा साथ साथ चलते हैं और अभी हमने देखा कि रूरल इकोनॉमी में प्रेशर्स बने हुए हैं। बट पैसेंजर कार्स सेक्टर मुझे पसंद है, और साथ ही ऑटो एंड्स भी सिलेक्टिवली मुझे पसंद है, जहां पे भी डिमांड हमें अच्छी दिख रही है अभी भी। तो ऑटो एंड्स और फोर व्हीलर्स। एक कभी कुछ देर पहले जब हमने डिस्कशन शुरू किया, हमने अर्बन कंजम्पशन की स्टोरी से इस डिस्कशन को शुरू किया था मैम। अब थोड़ा रूरल कंजम्पशन की बात करते हैं और उससे जोड़ते हुए FMCG की बात करते हैं। एक जमाना हो गया मैम कि ये स्टॉक्स चले हों। आप देखिए कितनी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस बीते 1.5 साल में इन स्टॉक्स ने दी है। ITC जहां था वहीं पर ही है, HUL जहां था वहां से 100 रुपये ट्रिम हो चुका है। हाँ, मिड कैप्स में इक्का दुक्का स्टॉक्स हैं आज की तारीख में। एक तो वॉल्यूम्स, रूरल वॉल्यूम्स, और साथ ही साथ मिस्टर ये बाबा रामदेव, ये चैलेंज है इन कंपनियों के आगे सबसे बड़े। आप कैसे देखती हैं FMCG को इस वक्त एज ए इन्वेस्टमेंट व्हीकल? मैं इन्वेस्टमेंट व्हीकल के तौर पे ही बात करूंगा। मुझे लगता है FMCG में निवेश बना रहना चाहिए, क्योंकि वो एक स्थिरता देते हैं पोर्टफोलियो को, एक बैलेंस प्रदान करते हैं जब मार्केट में इस तरह का शार्प मूवमेंट होता है। बाय एंड लार्ज अंडर परफॉर्मिंग ईयर अगर हो तो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर ही होते हैं। बट अगर हम FMCG को उस नजरिए से देखें, जैसे आप डिमांड रिवाइवल के नजरिए से देख रहे थे, तो उस नजरिए से काफी निराशा होती है कि इनमें अभी डिमांड अपटेक नहीं दिखता, और ये डेफिनेटली बहुत सस्ते सामग्री बेचते हैं, और अगर इनमें अभी रिवाइवल नहीं आया है तो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स और बड़े जो खर्चीले सामान है उनमें आने में और समय लगेगा। जी ऋतु जी, अभी निवेश के लिहाज से क्या कैपिटल गुड स्पेस से दूर रहना चाहिए? क्योंकि स्ट्रेस्ड वैल्यूएशंस के साथ साथ जो ऑर्डर फ्लोज की कमी है वो एक कंसर्न बना हुआ है। फिर चाहे आप कोई भी कंपनी के अर्निंग्स उठा के देख लें, फिर चाहे वो L&T हो, BHEL हो, थर्मैक्स हो, क्रॉम्पटन ग्रीव्स हो, एक चीज जो रिफ्लेक्ट हुई है साफ तौर पे सभी कंपनीज के अर्निंग्स में, वो ये कि जो ऑर्डर फ्लोज है वो इंप्रूव नहीं हो रहे हैं और ऑर्डर इनफ्लोज में स्लो डाउन है। L&T ने भी अपने अर्निंग्स के दौरान ये बात मेंशन की, तो उन्होंने अपना इनफैक्ट ऑर्डर ग्रोथ गाइडेंस को घटाया भी है। तो अभी रोड आपकी कैपिटल गुड स्पेस को लेकर कैसी लग रही है? अभी अवॉइड करना चाहिए स्पेस को फॉर टाइम बीइंग? कैपिटल गुड स्पेस में निवेश सिलेक्टिवली करना जरूरी था। समय आप चुन सकते हैं, पहले भी किया हो सकता है, क्योंकि अगले कुछ महीनों में तो सुधार नहीं आना है। बट अगर हम मानते हैं कि रिवाइवल होना है और इकोनॉमी में सुधार आएगा, GDP ग्रोथ लौटती है, तो यही कंपनीज और स्टॉक्स होंगे जो आउट परफॉर्म करेंगे। तो टाइम करना बड़ा मुश्किल होता है मार्केट को, सही समय जो भी आपको लगे। करेक्शन मूवमेंट आ ही रहा है इन स्टॉक्स में। करंट जो इनकी बैलेंस शीट की हालत है, प्रॉफिटेबिलिटी की है, उसमें महंगे लगते हैं। सिलेक्टिवली अच्छी कंपनियों में निवेश करें, छोटी कंपनियों में न करें, और आप इसको टाइम कर सकते हैं, एक साथ लेने की जरूरत नहीं है। एक सिस्टमैटिक तौर से इनमें पोजीशन बना सकते हैं अगले 2-3 साल के नजरिए से। मैम, आखिरी प्रश्न होगा आपसे यहाँ पर। आज की महत्वपूर्ण बैठक में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला होना है। अब इस कमेटी के गठन के पीछे जो मूलभूत विचार था, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, वो था
कि एक तो कमेटी बने जिसमें सरकार की, जिसमें आरबीआई मेंबर्स की एक नुमाइंदगी हो, और साथ ही साथ जो आरबीआई गवर्नर का हस्तक्षेप या फिर उनके अंतिम निर्णय के जो पावर्स होते हैं उनको थोड़ा ट्रिम किया जाए। आप इसको कैसे देखते हैं, और ये कैसा दौर है जब कमोडिटीज सबसे लोअर लेवल्स पे हैं? हमारे क्रूड बास्केट का प्राइस जो है वो 39 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पे आ चुका है। आपको क्या लगता है मैम कि जो ये FY16 का सेकेंड हाफ या फिर FY17 का जो फर्स्ट हाफ है, अगर इस पॉलिसी का गठन होता, इस कमेटी का गठन होता है, तो रेट कट्स की प्रोसेस जो है अगले 12 महीने में, अगले 16 महीने में, अगले 17 महीने में कितने स्ट्रांग हो सकती है और ये बाजार के लिए कितना अच्छा है? लगाना बड़ा मुश्किल है, पर मैं मानती हूं कि सरकार हो चाहे आरबीआई, सभी बहुत इच्छुक हैं कि रिवाइवल हो ग्रोथ में, और हर कदम उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। और जैसे भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में सुधार होता रहेगा, रेट कट आते रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है मकसद सबका एक है और सब एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया ऋतु जी समय देने के लिए जी बिजनेस को। मार्केट्स पर, सभी सेक्टर्स पर अपने कमेंट्स रखने के लिए शुक्रिया आपका। मार्केट्स को देखें तो निफ्टी बिल्कुल फ्लैट रेट